इस वक्त के अंदर में जो है भावी कलाकार हैं कल के, जो इस वक्त में आज थिएटर में परफॉर्म करने वाले हैं। आज है रविवार 1 फरवरी और इस वक्त के अंदर में 5:30 के अंदर में इन सभी लोगों का मोनोलॉग होने वाला है एंड दे ऑल आर एक्साइटेड एंड दिस इज प्रयोगशाला लोकेशन। ये है जस्ट 5 मिनट पहले का दृश्य, जहाँ पर सभी लोगों ने अपनी अपनी प्रिपरेशन कर ली है, सब लोग रेडी हैं और इस वक्त में लाइटिंग, म्यूज़िक और रिहर्सल सब कुछ हो चुका है। पहला नंबर है तीर्थंकर भाई का और ये जाएंगे, ये अनुज भाई हैं और ये है पूरी प्रयोगशाला। कैमरा चालू है क्या? जैसे कि आप देख सकते हैं, Chapri is a caste slang. Please do not use it. Chapri is literally a caste in Maharashtra. यस के उसको नहीं यूज करके ऐसे तो आप बताओ, दूसरी चीजें यूज करो। जैसे कि और ये है दिव्यांश, जो इतनी दूर से अकेले देखने के लिए आए हैं और पूरा वीडियो यही शूट करने वाले हैं। हेलो नमस्कार, मेरा नाम है प्रतीक राठौर और प्रवाह एक्टर्स स्टूडियो के वर्कशॉप प्रेजेंटेशन में आप सबका स्वागत है। ये हमारा फाउंडेशन बैच का प्रेजेंटेशन, हमारे एक्टर्स आपके सामने मोनोलॉग प्रेजेंट करेंगे। कोर आइडिया उन्हीं का था, जिनको उन्होंने डेवलप किया विद यूज ऑफ एआई, बिकॉज़ दैट्स द फ्यूचर। तो उसके साथ मिलकर उन्होंने पूरा डेवलप किया, पूरी मेहनत उनकी है। तो बहुत सारे इसमें से ऐसे लोग हैं जो पहली बार परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपका अप्रिसिएशन बहुत चाहिए होगा उनको। तो जोरदार तालियां पहले हमारे एक्टर्स के लिए। तो हम कुछ आज आपके सामने 8 मोनोलॉग प्रेजेंट करेंगे, जो गुजराती, हिंदी और इंग्लिश में होंगे। ड्यूरेशन 6-7 मिनट के आसपास होगी। तो बस अभी शुरू करेंगे। बस वो बेसिक इंस्ट्रक्शन जो हर बार लाइव परफॉर्मेंसेस में होती हैं कि अपने फोन प्लीज साइलेंट कर दीजिए। आपको 10-20 सेकंड दे रहा हूँ, चेक कर लीजिए फिर से एक बार होता है कि जल्दी जल्दी में भूल जाते हैं, ताकि बीच में फोन बजे। हमारे एस्पायरिंग एक्टर्स हैं तो उनका ध्यान डिस्ट्रैक्ट ना हो, उसके लिए आपका साथ चाहिए होगा। और परफॉर्मेंस के दौरान अगर आप फोटोज ले रहे हैं तो फ्लैश अवॉइड कीजिए, क्योंकि वो उनको तुरंत उनके इमेजिनरी वर्ल्ड से डिस्ट्रैक्ट कर देगा। और अगर आप फोटोज और वो अपलोड कर रहे हैं तो प्लीज प्रवाह को टैग कीजिएगा, प्रवाह बाय प्रतीक राठौर, और जिसने परफॉर्म किया उनको भी टैग कीजिएगा। और हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है प्रवाह बाय प्रतीक राठौर। हम वर्कशॉप्स और ऐसे प्रेजेंटेशन शो करते रहते हैं, तो उस पर ज़्यादा अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट 20 सेकंड फिल्म शुरू करें। थैंक यू सो मच। जो पहला मोनोलॉग है वो प्रस्तुत करेंगे तीर्थम, जो हिंदी में है, जिसका टाइटल है मैं, बस मैं। क्या आप लोग कभी लद्दाख गए हैं? जाइए, बहुत ही अच्छा शहर। मैं 6 साल से सोच रहा था और आज फाइनली जा रहा हूँ। लद्दाख की क्या रात, वहाँ की रात तारों से भरी हुई। वहां से अपने को पता चलता है कि हम कितने छोटे हैं और दुनिया कितनी बड़ी। हाँ सर। यस सर, वो तो आशीष जाने वाला था ना। नहीं सर, आपने कहा था कि आशीष जाएगा बेंगलोर, आप मत जाना। सर मैंने तो 2 महीने पहले छुट्टी रख दी थी और आपने ईमेल में अप्रूव भी कर दिया था। अरे सर, सर मेरी बात तो सुनिए सर। मैं, हाँ मैं, जो आज आप सबके सामने खड़ा हूँ। लेकिन सच कहूँ तो मैं अपने आप के सामने खड़े होने से डरता हूँ। जब भी मैं पूछता हूँ मैं कौन, तो जवाब में सिर्फ एक सन्नाटा मिलता है। बचपन में कहा गया पढ़ो लिखो अच्छे नंबर लाओ ताकि कुछ बन सको। मैं पढ़ता गया, लिखता गया, नंबर आते गए, लेकिन कुछ बनते बनते मैंने अपने आप को खो दिया। सब मुझसे पूछते हैं, माँ, पापा, भाई,
पहुंच गए, भविष्य का प्लान क्या है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा थके तो नहीं हो, अकेले तो नहीं हो, किसी चीज की तुम्हें जरूरत तो नहीं हो। मुझे याद है एक वक्त था जब मुझे बोलना आता था, गलतियां करना आता था, खुल के जीना आता था। आज सब कुछ आता है, बस खुद बोलना नहीं आता। मैं हर रोज एक किरदार पहनता हूँ, घर में अच्छे बेटे का, बाहर समझदार इंसान का और मुसाफरी में एक साइलेंट आदमी का। लेकिन जैसे ही कमरे की बत्ती बुझती है तो ये सारे किरदार उतर जाते हैं और शीशे के सामने एक थका हुआ इंसान जो सिर्फ इतना बोल रहा है कि बस अब नहीं, अब तो कर ले कुछ अपने लिए, लोग क्या कहेंगे इस बारे में कब तक सोचेगा, कुछ को तो कर ले अपने लिए। लेकिन हाँ, अपने मेरे हिसाब से जियो, मैंने सोच लिया। कभी कभी मन करता है कि मैं टूट जाऊं, बिखर जाऊं, तो शायद लोग ध्यान दें। फिर सोचता हूँ टूटकर भी क्या फायदा, अगर किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे शिकायत दुनिया से नहीं है, मुझे शिकायत है अपने आप से कि मैंने सबकी सुनी, बस अपनी ना सुनी। लेकिन आज पहली बार आप सबके सामने मैं एक वादा करता हूँ, मैं कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ और मेरे अंदर जो खामियां हैं मैं उससे भी अब शर्मिंदा नहीं हूँ। मैं बस मैं हूँ, मुझे जो सही लगेगा वही मैं करूंगा और शायद इतना होना काफी है। हेलो सर, नहीं आप पहले मेरी बात सुन लीजिए सर। आप मेरी नौकरी भी रख लीजिए, हाँ तो डाल देना, सैलरी भी होल्ड पे डाल लेना। सर मुझे आपके वहां अभी काम ही नहीं करना है, मैं खुल के अब जीना चाहता हूँ और मेरी लाइफ एंजॉय करना चाहता हूँ। बहुत सह लिया मैंने, अब मुझे कुछ नहीं करना है। हाँ ठीक है, मंडे को रिजाइन आप एक्सेप्ट कर लेना, रिजाइन बस। ठीक है, ओके। हमारे दूसरे एक्टर हैं विनोद भाई, जिनका मोनोलॉग इंग्लिश में, जो एक आजकल जो कोर्ट केसेस और फेक केसेस होते हैं मेनली, उसके पर्सपेक्टिव में उन्होंने ये मोनोलॉग डेवलप किया है, जिसका टाइटल है ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। तो प्रस्तुत करते हैं हमारे अगले एक्टर विनोद। माय लॉर्ड, आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद। डिसीजन लेने से पहले, विक्टिम डिसाइड करने से पहले, मुजरिम का टैग लगाने से पहले एक सवाल पूछना जरूरी है। इस कोर्ट में फादर कहां है? एक्यूज फादर नहीं, डेड फादर नहीं, मैं उस पिता की बात कर रहा हूं जो चुपचाप जिम्मेदारियां उठाता रहा। मुझे बचपन से एक ही पाठ पढ़ाया गया था, जो चीज इंपॉर्टेंट है उसके आगे मदर लगता है, मदर अर्थ, मदर बोर्ड, मदर टंग। और फादर, फादर सिर्फ स्ट्रिक्ट है, फादर सिर्फ डिसिप्लिन है, फादर इमोशन लेस है। बॉलीवुड ने भी पूरी ट्रेनिंग दी। मां रोए तो महान, बाप बोले तो जालिम। और मैं लड़का होते हुए भी यही सीख के बड़ा हुआ कि फादर बच्चे की परवाह नहीं करते। गलती मेरी थी, मैं इस झूठ के साथ जीता रहा।
शादी के बाद मैंने सोचा मदरहुड को प्रायोरिटी देते हैं। मैंने खुद को पीछे हटा लिया, चुप हो गया, खामोश हो गया। मेरी वाइफ भी यही सीख के आई थी माय लॉर्ड। औरत ऑप्रेस्ड रही है और हर पुरुष उसका जिम्मेदार है। मैंने संवाद नहीं किया, मैंने प्रश्न नहीं पूछा, क्योंकि मुझे सिखाया गया था साइलेंस इज मैच्योरिटी। पर कोई बताएगा साइलेंस का परिणाम क्या होता है? नफरत, तिरस्कार? एक दिन मैंने मेरी बेटियों को सुना, अवेयरनेस नहीं, डिबेट नहीं, हेट स्पीच, पुरुषों के खिलाफ, पिताओं के खिलाफ और मेरे खिलाफ। उसी क्षण मुझे समझ आया, ये एम्पावरमेंट नहीं है, ये इंडोक्ट्रिनेशन है। और ये प्रतिदिन हो रहा है, विद्यालयों में, सोशल मीडिया में, और हां, इस न्यायालय के बाहर भी। माय लॉर्ड, सच कहा है, मैन गायब नहीं हो रहे, उन्हें डिलीट किया जा रहा है एक नैरेटिव से। भारतीय परंपरा में स्त्रियों को बांधा नहीं गया, स्त्रियों को देवी बनाया गया, और हम मर्दों को सिखाया गया चुप रहो, झुक जाओ, शांत रहो। और इसी साइलेंस को आज अपराध कहा जा रहा है। माय लॉर्ड, कितने मर्द आज जेल में हैं सिर्फ एक आरोप के आधार पे। डोमेस्टिक वायलेंस के झूठे केसेस, बलात्कार के फॉल्स एलिगेशंस, डाउरी के मिसयूजेस और पॉस्को का न्यूक्लियर वेपन। पर जब मर्द टूट जाता है तो वो प्रोटेस्ट नहीं करता, वो कैमरे के सामने नहीं रोता, वो कैंडल मार्च नहीं निकालता, वो खुदकुशी कर लेता है। फैमिली मैटर्स में आज 3 गुना अधिक पुरुष अपने जीवन का अंत करते हैं, पर कोई नारा नहीं, कोई आक्रोश नहीं, कोई पुरस्कार नहीं, क्योंकि पुरुष इस समाज के अनुकूल प्राणी नहीं है। भारतीय पिता कौन होता है जानते हैं? जो इमोशंस पोस्ट नहीं करता, बल्कि बिल्स पे करता है। जो आई लव यू नहीं बोलता, जिम्मेदारियां उठाता है। वो खड़ा रहता है, सारे ब्लेम लेता है, वो केयरिंग है, वो इमोशनल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, बस शो ऑफ नहीं करता। और आज के इस जमाने में यदि आप अपना दर्द प्रदर्शित नहीं करते तो आपको न्याय नहीं मिलता। माय लॉर्ड, ये वुमेन वर्सेस मैन का केस नहीं है, ये ट्रुथ वर्सेस कन्वीनियंस का केस है। पैट्रियार्की के नाम पे इंडिपेंडेंस डॉक्ट्रिनेशन किया गया, इक्वालिटी के नाम पे साइलेंट सिंपैथी मांगी गई, और नैरेटिव के नाम पे लॉयल्टी जस्टिस ली गई। और फिर आश्चर्य होता है कि परिवार टूट रहे हैं। मैं सहानुभूति नहीं मांगता, मैं क्षमा भी नहीं मांगता, मैं केवल ईमानदारी मांगता हूं। जरा आंखें खोलकर देखिए, क्या पिता वास्तव में इररिलेवेंट है, या हमने उसे चुप कराया और फिर उसकी खामोशी को अपराध बना दिया? थैंक यू माय लॉर्ड।
जोरदार तालियां हो जाए विनीत जी के लिए। तो नेक्स्ट मोनोलॉग अश्विन, जिसका टाइटल है गुड बाय। जोरदार तालियां हो जाए अश्विन के लिए। आपको पता है ये जिद बर्बाद ये नहीं करती बर्तन तो जाने का मन होता था तो मैं ऐसे ही जीता ताकि ये हो जाए और आप कहें क्या देने नहीं आज नहीं आज भी वही कर रहा हूँ पर फर्क कितना है कि आज मैं सोच रहा हूँ कि आप कहे जा आपको लग रहा है मैं जिद कर रहा हूँ पापा ये जिद नहीं है आपको लग रहा है कि मैं भाग रहा हूँ पर मैं भाग नहीं रहा मैं घुट रहा हूँ ये दीवार देख रहे हैं इसलिए अभी भी वो नाटक का पोस्टर है जिसको आपने हटवाने को कहा था आप कहते थे कि ड्रामा शौक के लिए ठीक है जिंदगी के लिए तो मैंने मान लिया हर बात की तरह आपने कहा कि एक्टर बनना है कितने बनते हैं पर पापा डॉक्टर भी कितने बनते हैं आईएएस भी कितने बनते हैं जब शर्मा जी का बेटा सिलेक्ट हुआ था तब आपने कहा था कि देख बेटा मेहनत रंग लाती है पर क्या मेहनत सिर्फ किताबों में होती है आपने कभी मुझे स्टेज पर देखा है जब चेहरे पर प्रकाश आता है और सामने अंधेरा होता है फिर भी यही लगता है कि पूरी दुनिया आपको देख रही है आज तक आपने मुझे जो भी कहा वो मैंने सब किया कॉलेज सब्जेक्ट सब आपने चुना और मैं हर फॉर्म पर ऐसे साइन करता गया जिसे किसी और की जिंदगी पर दस्तखत कर रहा हूं मुझे पता है आप थक गए हैं आपकी आंखें कमजोर हो गई आपके कमर में दर्द रहता है और सालों पहले आपने अपना सपना ईएमआई में बदल दिया था और शायद इसीलिए आपको मेरा सपना भी एक बोझ लग रहा है तो पापा अगर मैंने ये नहीं किया ना तो मैं रोज मरूंगा सैलरी के साथ छुट्टियों के साथ धीरे धीरे अंदर से खत्म उस दिन जब मैं नाम का रोल किया था ना तब अजरम ने आके बोला था मुझे कि तुम्हारी आंखों में सच्चाई दिखती है उस रात में बहुत रोया था खुशी से नहीं डर से क्योंकि मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मैं सच में किसी चीज में अच्छा हूँ हमारा है ना आपका बेटा अपनी अच्छा से डर गया आप कहते 4 लोग क्या कहेंगे तो पापा मैं रोज वही 4 लोग बन जाता हूँ जब आईने में अपने आप को देखता हूँ तो खुद से पूछता हूँ क्या तूने अपने लिए क्या किया आपने मुझे चलना सिखाया आज गिरने दीजिए मैं फेल हो सकता हूँ मैं भूखा रह सकता हूँ शायद मैं वापस भी आ जाऊँ लेकिन अब से आप अपने आप से ये नहीं कहूँगा कि मैंने मेहनत ही नहीं की अगर कभी स्टेज पे गया ना तो रोशनी में नहीं अंधेरे में आपको ढूंढूंगा क्योंकि मेरा सबसे बड़ा परफॉर्मेंस आज है आपके सामने आप चाहे तो ना कह सकते थे पर आज पहली बार मैंने हाँ खुद को कहा May I come in, doctor? Hello. Thank you actually इतनी शॉर्ट नोटिस में अपॉइंटमेंट देने के लिए I won't lie. I'm nervous. ऐसा लग रहा है कि आप मुझे ऑलरेडी जानते हो मुझे देख चुके हो मैं क्या बोलूं आपको
therapy. 40 साल I escaped therapy, and now when I'm supposed to have it all figured out, when I'm supposed to have settled down, here I am. मेरा नाम क्रिस्टीन कैबिट है, and I got caught having an affair with my boss on camera, cheating on my husband. और ये बात आप तो क्या पूरी दुनिया जान चुकी होगी, अभी जान चुकी है. एक्चुअली 7 महीने पहले मेरे बॉस टिम, एक्स बॉस टिम और मैं कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में गए थे. टिम और मेरा रिश्ता, इट वाज ग्रोइंग. जो प्यार मुझे अपने पति से नहीं मिला, वो टिम gave it to me. We used to go on drives, we used to listen to our favorite songs. Actually, उस रात मेरे पति भी थे कॉन्सर्ट में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ. We were enjoying the music. Yellow बज रहा था. Chris Martin was singing. Everything was good. Suddenly, किस कैमरा हमारे ऊपर पैन हुआ और मेरी दुनिया बदल गई. उन्होंने मुझे ऐसे पीछे से पकड़ा हुआ था. हम लोग झूल रहे थे, गाना एंजॉय कर रहे थे. I really liked it. I was enjoying it. बट जैसे मैंने अपने आप को किस कैमरा के ऊपर देखा, I swear, I tried to hide my face. मैंने छुपाने की बहुत कोशिश की, बट उस टाइम तक तो क्रिस मार्टिन को भी पता चल गया था कि we were having an affair. उस रात एक्चुअली 40,000 लोगों ने स्टेडियम में ये देखा, और 24 घंटे में पूरा इंटरनेट और मेरे दोनों बेटों ने देख लिया. डॉक्टर, कुछ 6,000 कॉल्स, ईमेल्स आए होंगे मुझे 2 दिन में. कोई सवाल पूछ रहा था, जवाब मांग रहा था, धमकी, जजमेंट, ओपिनियन, एडवाइस. मेरा रहा ही नहीं. मेरा एड्रेस, फोन नंबर, एवरीथिंग बिकेम पब्लिक प्रॉपर्टी. कोई जर्नलिस्ट मुझे फोन करके बोलता है, आई वांट योर इंटरव्यू. कोई पॉडकास्टर मेरा सोशल एनालिसिस करके मेरे ऊपर पॉडकास्ट बनाना चाहता था. मेरी हेडलाइंस छप रही थी, मीम्स बन रही थी, एडवर्टाइजमेंट्स में डाला जा रहा था मुझे. लोग मेरे नाम पे पैसा कमा रहे हैं, और मैं दुनिया की सबसे अनएम्प्लॉयबल HR बन चुकी थी. मेरे बच्चों को इतना अनसेफ लगने लगा मेरे साथ कि they decided that they want to move out. वो अपने अंकल के साथ रहने चले गए. तब से ना उन्होंने सामने से फोन किया है, ना दरवाजे पे खटखटाया है, मुझे विजिट किया है. मैं ही सामने जा जाके अपनी पूरी सेल्फ रिस्पेक्ट खो चुकी हूँ. कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरी अभी कोई रिस्पेक्ट होनी भी चाहिए या नहीं.
મમ્મા કોણ આવ્યું છે? તારો રાજા દીકો આર્યન આવ્યો છે મમ્મા. ડોક્ટર અંકલ કહેતા હતા કે તારે લાંબી ઊંઘ કરવાની છે, પણ આ ઊંઘ બહુ લાંબી ના થઈ ગઈ? 90 દિવસ 3 મહિનાથી હું ફક્ત ને ફક્ત આ સાલા મશીનનો જ અવાજ સાંભળું છું. આ મશીનનો અવાજ હવે ફૂટબોલની મેચ જેવો લાગે છે, પણ સાલી આ મેચ પતતી જ નથી. તને ખબર છે પપ્પાએ આજે સવારે 10 વાગે કન્સેન્ટ ફોર્મ સાઇન કર્યું. કાલે સવારે એ લોકો વેન્ટિલેટરની સ્વિચ બંધ કરી પ્લગ ખેંચી લેશે. મને યાદ છે દિવસ એક્સિડન્ટના આગલી રાત્રે આપણે ઝઘડ્યા હતા. આપણા એ જ ડાઇનિંગ ટેબલ ઉપર તે એ જ કારેલાનું શાક બને. મેં તને કેટલી સમજાવી. મેં કીધું કે મમ્મી હું 17 વર્ષનો છું, મારે પ્રોટીન જોઈએ, ફૂટબોલ રમવું છે. આ કારેલા ખાઈને રોનાલ્ડો થોડી બનાય. ઊભો થઈ ગયો હું, થાળીને ધક્કો માર્યો, પ્લેટ ફેંકી દીધી અને રૂમમાં જઈને ઓનલાઈન ખાવાનું મંગાવીને ખાઈ. જો મને ખબર હતું કે તું છેલ્લી વાર મારી માટે જમવાનું બનાવવાની છે તો હું હસીને કારેલા પણ ખાઈ પ્લેટ ચાટી જતું. મારે તને મમ્મી બહુ વાત કરવાની છે. આવતા અઠવાડિયે બોર્ડની એક્ઝામ શરૂ થાય. તું કહેતી હતી ને કે ભણ્યો નથી તો ફૂટબોલ મેચ રમવા નહીં જવા દઉં. બહુ ભણું છું. હિસ્ટ્રી, જ્યોગ્રાફી, અકાઉન્ટ્સ, ઇકોનોમિક્સ બધું ભણું છું. પણ તું હવે હોમવર્ક ચેક કરવા માટે નથી. ખાલી એક વાર મને ગુસ્સો કરીને કહે ને કે આર્યન ફોન મૂકીને વાંચવા બેસ. હવે 5 મિનિટ. કાલે રિયા પણ આવી હતી હોસ્પિટલ. તું પૂછતી હતી ને કોણ છે ને હું તને કહેતો રહ્યો જસ્ટ ફ્રેન્ડ છે. શી ઇઝ માય ગર્લફ્રેન્ડ મોમ. તને મળવા આવી હતી એ, પણ તે ત્યારે પણ કઈ જવાબ ના આપ્યો. બસ ને મમ્મી, ચાલ ને પાછી કર. ફૂટબોલની મેચ રમીને થાકીને આવું છું તો રસોડામાં અંધારું હોય છે. રોટલી ફૂલવાનો અવાજ નથી આવતો, મસાલાની સુગંધ નથી આવતી. બસ પપ્પા માથું પકડીને ડાઇનિંગ ટેબલ પર બેઠા હોય છે. આવતા 10 દિવસમાં ગણેશ ચતુર્થી પણ છે. તને ખબર છે મારથી સેવા નહીં થાય દાદાની. શું જવાબ આપીશું દાદાને? તું એક વાર આ હાથ હલાવી દે મમ્મી. હું ડોક્ટર અંકલને કહી દઈશ કે તું લડવા માટે તૈયાર છે. તું એક વાર ખાલી પગ હલાવી દે, હું બધાને કહીશ કે મારી મમ્મી ફાઇટર છે. તું એક વાર મમ્મી આંખ ખોલી દે કે આંગળી હલાવી દે એટલે મને ખબર પડે કે મારી મમ્મી મારી માટે ફાઇટ. કેમ કઈ બોલતી નથી મમ્મી? જવાબ આપ ને. તું મને કહેતી હોય છે કે આર્યન તું બહુ બોલે છે તો આજે તું બોલ યાર. કેમ કઈ જવાબ નથી આપતી? મમ્મી હું બહુ નાનો છું, મને હજી જરૂર છે તારી. સમજી ગયો. તારે હવે આરામ કરવું છે. થાકી ગઈ. વાંધો નહીં. તારા માટે આ ચિઠ્ઠી લખીને લાવ્યો તો. જ્યાં પણ જાય ત્યાં લઈને જજે.
અને વાંચજે કે તારો દીકરો તને કેટલો પ્રેમ. કાલે સવારે હું નહીં આવું. મારાથી નહીં જોવાય કે કોઈ મારા મમ્મીની વેન્ટિલેટરની સ્વિચ બંધ કરે છે. મારાથી નહીં જોવાય કે કોઈ મારી જિંદગીને મારાથી દૂર કરી રહ્યું છે. મારાથી નહીં જોવાય કે કોઈ મારી મમ્મીને મારીથી છીની લે. हाय जिया, कैसी हो तुम? बड़े दिनों की बाद आई हो। कहाँ थे इतने दिन? हाँ, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, कहाँ थे इतने दिन? हमारा मिलना कितने दिन से नहीं हुआ है। आओ, आज बैठ के बात करते हैं। अच्छा, तुम पहले भी आई थी? ओह, मैं दिवालियों की छुट्टियों में घर गई हुई थी, इसलिए हमारा मिलना नहीं हुआ था। आज जल्दी में तो नहीं हो ना? आज अपन फुर्सत में बात करते हैं। वो क्या है ना, आज मेरी छुट्टी है। कुछ तुम सुनाना, कुछ मैं सुनाऊंगी, और ढेर सारी हमारी यादें। आओ। जब यहाँ जंगल हुआ करता था तब तो हम बहुत मिला करते थे, पर अब जब से ये कटा है तो हमारा मिलना ही बंद हो गया है। तो इतने गाने ठीक है, और क्या ऑल राउंड? तुम्हें याद है हम कितना मिलते थे, और लेकिन ये जंगल कटने के बाद तुम सब कैसे बिछड़ गए हो? मुझे मेरी दादाजी की बहुत याद आई। जब वो 9 साल के थे तो कैसे भारत पाकिस्तान के वॉर के कारण उनको सेपरेट हो जाना पड़ा था। पर उन्होंने ये बात मुझे बहुत अपने मन के साथ बताई थी कि उनके जो मित्र हैं करीम और जगी कैसे एक झटके में उनसे अलग हो गए, और तो और जहाँ पे उन्होंने जन्म लिया और जहाँ पे वो पले बड़े, और एक ही झटके में वो सब छिन जाना। तुम्हारा घर जब ऐसे बिखरा तो मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत पीड़ा हुई। शायद मैं होती तो ऐसा ना होने देती। पर तुम चिंता मत करो, आज जब मैंने तुम्हें मुड़ के आते हुए देखा तो बहुत अच्छा लगा। ऐसा लगा जैसे कोई तो है जो मुझसे बात करने आया है, कोई तो है जो मुझसे मिलने आया है, कोई तो है जो मुझसे प्रेम करता है। ये सब देखते हुए आज बहुत दिन भर आया। जिया, तुम ऐसे रोज आते रहना। अरे कहाँ चले गए तुम? इधर भी आ जाओ। अरे नीचे बैठ जाओ। तुम मेरे सर पे क्यों बैठ रही हो? कहीं तुम्हारा इरादा मेरे सर पे तुम्हारा घर बनाने का तो नहीं है? नहीं, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। कल मुझे स्कूल जाना है, तुम मुझे क्लास लेते लेते परेशान करोगी। नीचे भी आ जाओ, मेरे सामने आ जाओ। क्या हुआ? तुम कुछ सहमी सहमी सी लग रही हो। सब ठीक है? क्या तुम्हारा नया घर भी नहीं रहा? कैसे? वहां भी सब जंगल कट गए। तुम एक काम करो, तुम
तुम मेरे घर ही रहने आ जाओ। मैं कल कार्डबोर्ड का एक छोटा सा घर बना दूंगी और तुम अपनी बेटी को भी लेकर आ जाओ। तुम और तुम्हारी बेटी यहाँ जितना चाहे रह सकती हो, जितना जी चाहे रह सकती हो उसे, और अपनी बेटी को यहीं पे बड़ी करना। हो सके तो अपने दोस्तों को भी बुलाते रहना। पर ये सब तो ठीक है, तुम ये बताओ, तुम आई, क्या तुम्हें कुछ बात करनी थी मुझसे? यही बात बतानी थी सच में? ठीक है, चलो अब मुझे जाना होगा। कल फिर से मिलते हैं 5 बजे। बाय, टेक केयर। एट 9 6 4 3 2 1 0 5 6 8 wait 1 second language ગુજરાતી. હાય ગાઈઝ, આજે ડેટ છે 1 ફેબ્રુઆરી 2226. લોકેશન સેક્ટર 0 ન્યૂ અમદાવાદ, માર્સ. એ પૃથ્વી નામનો ગ્રહ તો ક્યારનો જ છોડી દીધો અને અત્યારે ટાઈમ થયો છે રાત્રે 2:47. તમે બધા તો પેલા જ ને, હોમોસેપિયન્સ 2026ના આદિમાનવો. શું થયું? તમારા બધાના થોબડા કેમ આટલા લટકેલા છે? એમાંય બાઉન્સ થાય, પગાર નથી થતો, રિલેશનશિપ ડ્રામા કે પછી પેલું 6893 સોરી તમારી ભાષામાં SGR નો ટ્રાફિક. હું હમણાં જ તમારો 2026નો ડેટા ચેક કર્યો. તમારી લાઈફ કેટલી ટેરિબલ છે. તમે લોકો જેને પ્રેમ કહો છો ને, અમારી દુનિયામાં એને હોર્મોનલ મેલફંક્શન કહેવાય. ડોપામિન અને ઓક્સિટોસિનનો ટેમ્પરરી ઉભરો. અને તમે લોકો એક એવા બાયોલોજિકલ પાર્ટનરની પાછળ આખી જિંદગી વેસ્ટ કરી નાખો છો કે જેનું કોઈ યુઝર મેન્યુઅલ જ નથી. ટોટલી અનપ્રિડિક્ટેબલ વેરિયેબલ્સ. તમારા સંબંધો કેવા છે ખબર? એક અનસ્ટેબલ બ્લૂટૂથ કનેક્શન છે. સમજાવો કે બ્લૂટૂથ ક્યારેક કનેક્ટ થાય ત્યારે તૂટી પણ જાય, પણ આખો દિવસ બસ પેરિંગ કરવામાં જ બેટરી પતી જાય. અને તમે લોકો એને એક હા સાંભળવા માટે જેટલો ડેટા પેક બાળો છો ને, એટલી એનર્જીમાં તો અમે માર્સ ઉપર 2 સિટી ઊભા કરી દઈએ. બાય ધ વે, મારો પરિચય આપી દો. હું છું આર્યન 6.0. એમાં થયું એવું કે મારા પપ્પા એક રાત્રે બહુ કંટાળ્યા હતા. એમને થયું કે લાવને એક વારસદાર બનાવ્યું. એટલે એમણે એઆઈને કમાન્ડ આપ્યો, ક્રિએટ અ સન હાઈલી ઇન્ટેલિજન્ટ બ્રેઇન લાઈક આઇન્સ્ટાઇન. એન્ટર દબાવ્યું અને હું ડાઉનલોડ થઈ ગયો. હા, અહીંયા કોઈ જન્મ નથી લેતું, અહીંયા બધા ડાઉનલોડ થાય છે. 18 વર્ષની ઉંમરે હું લોન્ચ થયો અને આજે મને ડાઉનલોડ થયે 2 વર્ષ થયા છે. છે ને મારી લાઈફ એકદમ નેક્સ્ટ લેવલ, બહુ જ મજા આવે એવી. બધાની લાઈફમાં એક બગ હોય છે. તમારી બધાની લાઈફમાં પણ એક બગ હશે. એમ અહીંયા માર્સ પર પણ મારી લાઈફમાં એક બગ છે. શું ખબર? તમે લોકોએ ઘોસ્ટ પેઇન વિશે સાંભળી છે? જ્યારે હાથ કપાઈ જાય તો એ ખંજવાળે. આંગળી ત્યાં નથી પણ હોવાનો અહેસાસ હજુ જીવે છે. ગઈકાલે રાત્રે અહીંયા પણ કંઈક એવું થયું. હું આ ઘોસ્ટ પેઇનના લીધે બહુ જ ઉદાસ હતો. તો મારા શ્રી મમ્મી મને કહે, I found 10 reasons for why you are sad. Should I play a song? સાલી મશીન છે, ડેટા વાંચી શકે, ચહેરા નહીં. એટલે કેમ ખબર કે મારે ગીત નથી સાંભળવું? મારે તો બસ કોઈનો ખોળો જોઈએ છે જે હું વગર કારણે માથું રાખીને રડી શકું. પણ મને અહીંયા આ ખોળો આપે કોણ? અહીંયા તો ચારે બાજુ બધા મર્દો છે, સાલા જીતવા માટે જન્મેલા મશીન.
અમને હવે સમજાય છે કે વર્ષો પહેલા સો કોલ્ડ પુરુષ સમાજ જેને કચકચ કહેતો ને એ ઘોંઘાટનું તો એ ઘરનું બેકગ્રાઉન્ડ મ્યુઝિક હતું. આજે અમારી દુનિયા એકદમ સાયલેન્ટ છે અને આ જ સાયલેન્સ અમને બહેરા કરી રહ્યું છે. શું ઉખાડી લીધું અમે સિગ્મા બનીને? એક સ્મશાન જેવી શાંતિ કે જ્યાં બધું જ પરફેક્ટ છે પણ કશું જીવંત નથી. આ બધું જે વિખરાઈ ગયું છે ને એને જોડી શકે એવી એક જ વસ્તુ હતી. જોવા એક સેફટી પિન. ગઈકાલે રાત્રે હું મ્યુઝિયમમાં ગયો હતો, ત્યાં મને આ કચરા પેટીમાંથી મળી. 2026 માં આની કિંમત હશે 2 રૂપિયા, બહુમાં બહુ તો 5 રૂપિયા. મારા માટે આ સેફટી પિન પૃથ્વી પર ઈશ્વરની સાક્ષાત ઉપસ્થિતિનો છેલ્લો પુરાવો છે. તો ચણાનો લોટ બાય ધારા. लग जा गले कि फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म તમારે જોઈએ ચણાનો લોટ છે. આ પેલા બાજુવાળા માસી લેપ બનાવીને આપેલો. એમનું કેવું એમ છે કે આનાથી સ્કિન ઉજળી થાય, રંગ ઉજળો થાય. મને કે તું એ લગાડીને જો, જે થોડી ઘણી ઉજળી થાય. ઉજળી તો છું. આમ સાચું કહું તો મને મારા રંગથી કઈ વાંધો નથી, પણ મારા દાદાના ફૈજીના માસાની દીકરીનો વેવાઈ મને એમ કે જો આવો રંગ હશે ને તો કોઈ વાંઢોય તારો હાથ નહીં ચાલે. મેં એટલે જ કદાચ મોટા પપ્પાએ નાનપણમાં મારો પગ જડે. મેં તરત જ પપ્પાને આ વાત જઈને કીધી તો પપ્પા કે આજ પછી આપણે આ વાત કદી નહીં કરવી. અને પછી અમે અહીંયા આવી ગયા અમદાવાદ. અહીંયા બધાને મારા રંગથી વાંધો છે. શહેર બદલાય પણ સોચ જવા. મને તો ચણાના લોટના ભજીયા ગમે, ચણાના લોટની ખાંડવી ભાવે, પણ આ ડોરણ બાજુ પર મૂકી આ લેપે હાથ જાલ્યો છે. હાથ જાલવાથી યાદ આવ્યું, હાથમાં 12માની માર્કશીટ આવી ગઈ છે અને બંકો 94% થી પાસ થઈ ગયો છે. ડોક્ટર બનવાનું છે, સ્કિન સ્પેશિયાલિસ્ટ. આમ તો આર્ટ્સ લઈને થેરાપિસ્ટ બનવું હતું. આ જે લોકોને મારા રંગથી વાંધો છે ને એના મગજની તકલીફ દૂર કરે. પણ કામ કરી જાણવાની ક્ષમતા કરતા વધારે સૌંદર્ય મહત્વનું છે અમારા મામા, કાકા, માસી અને એમના પડોશીઓ માટે. ઈમે પેલી રસીલા એને તો ભગવાને ડોક જ નહીં આલી, એટલે એનું માથું અને એનું ધડ એવું ચોટાડી નાખ્યું છે કે ઓમ ઓમ કરતી છે અને લાગે એકદમ બળેલા ભટ્ટા જેવી. અને એ મને સલાહ આપવા આવે એટલે એક મિનિટ. હેલો, યસ સર, સૌંદર્ય સ્પીકિંગ. યસ સર. What? I got a scholarship for the course. Yes sir, yes sir. I'd like to study in your institute. Yes sir. Thank you so much. Thank you so much sir.
સાહેબ, સપના જોતા રહેવું જોઈએ. એ સપનાને પાર પાડવાની તાકાત, એ શક્તિઓ ક્યારે તમારી મુઠ્ઠીમાં સંકેલાઈ જાય છે ને, તમને ક્યારેય નથી ખબર પડતી. તો પછી આ સૌંદર્યથી ચાલુ થયેલી સફરમાં ડોક્ટર સૌંદર્યને તમે ક્યારે મળવા આવો છો? રાહ જોઈશ તમારી. સૌને JSK. हमने शुरू किया था ना ये बैच, तब 20 लोग थे, 15 हुए और आज 8. तो आज मैं इन लोगों को यही कह रहा था कि परफॉर्म करने के लिए लोग, इतने सारे लोगों के सामने, एक्टिंग इज लाइक यू आर इमोशनली गेटिंग नेकेड इन फ्रंट ऑफ पीपल. तो उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए ये काम करने में. बचपन से हमें ऐसा सिखाया गया कि ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते. तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे स्टेज पे परफॉर्म करते हैं. तो सिर्फ आप परफॉर्म नहीं करते हैं, आप एक अपनी वॉइस लोगों के सामने रखते हैं, जिसके लिए स्पाइन चाहिए. तो ये हमारे 8 स्पाइन वाले ज़बरदस्त एक्टर थे और पहली बार स्टेज पे परफॉर्म कर रहे थे. तो मैं पिछले 15 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, सिखा रहा हूँ और मुझे मेरे गुरु ने सिखाया है. और मैं हमेशा ये समझता हूँ कि देयर आर नो बैड टीचर्स, देयर आर नो बैड स्टूडेंट्स, ओनली बैड टीचर्स. तो आज जो भी आपको अच्छा लगा है वो सब कुछ उनका है, अगर कुछ भी बुरा लगा हो तो मेरा है. शायद मैं उनको उतना अच्छे से उतना सिखा नहीं पाया, पर बहुत अच्छा काम किया उन्होंने. हम पिछले 7 संडे से मिलके कुछ ना कुछ सीखने की, एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे. तो अगर आपने फोटोज वीडियोस लिए तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे अपलोड कीजिएगा. ये स्पेस जहाँ पे हमने ये परफॉर्मेंस किया ये है प्रयोगशाला. ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड विशाल की है. यहाँ पे भी एवरी वीकेंड थिएटर परफॉर्मेंसेज, वर्कशॉप, कुछ ना कुछ होता रहता है. तो आर्ट के साथ जुड़े रहिए तो वो आपके हार्ट को अलाइव रखेगा. इस पूरी प्रोसेस में मेरे साथ थे अनुज, जो अनुज के लिए तालियां हो. इन्होंने पूरा लाइट डिजाइन किया, लाइट ऑपरेट किया और म्यूजिक पे जिन्होंने म्यूजिक ऑपरेट किया, कंपाइल किया, वो है कैलाश. थैंक यू सो मच. आप लोग आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. अगर आप लोगों का प्रोसेस और किया तो इसका सवाल बहुत सारा है. वैसे ही आपने और कॉपी डाल के और एडिट किया तो क्या बेटर. तो जस्ट सॉल्व आउट. आप कितना टाइम देते हैं, कितनी एनर्जी डालते हैं, सामने उससे ज़्यादा नहीं मिला. ये ऑडियंस बहुत चाहिए, वो आपका इंटेंट देखिए, आप ये आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं, उतना वो सामने रेसिप्रोकेट कर ही नहीं करेंगे, आपको मिलेगा. तो आज मेरे हिसाब से जितना मैंने देखा था उस हिसाब से आपने हम लोगों ने काफी अच्छा किया और परफॉर्मेंस टाइप शुरू होता है वो ये ना धारा उतना परफॉर्मेंस शुरू नहीं चाहिए. इस सबने ऐसा नहीं अच्छा नहीं किया, पर जब स्टेज आता है तो जैसे इन्होंने ब्लॉकिंग नहीं अच्छे से ब्लॉक किया, आपने कुछ ज़्यादा नहीं किया, आपने कुछ चेंज किया, आपने सब आपका पूरा बहुत तो स्टेज आपका 5 मिनट फिर आपको वो जब मोस्ट ऑफ शुरू किया तो थोड़ा लॉस एनर्जी था, कैसे क्या धीरे आपको लगा कॉन्फिडेंस आप बोल रहे हो फील होता है. तो वैसे आपने थोड़ा और टाइम दिया और अच्छा, पर जिन लोगों ने नाम उनको ज़्यादा रेजोनेट हुआ है क्योंकि वो लोग कर रहे थे उसको यकीन है. जैसे आपने जो बोला आपने बोला बस बोला कि पूरा इसमें नहीं किया कि फील बहुत कम कर पाए, आपके अंदर टेंशन खत्म नहीं पहुंच जाए. आप जो भी ऑडियंस को देखो ऑडियंस स्टेज पे जैसे आप चाहिए आप जो भी करेंगे वो एम्प्लीफाई करें. ये बात है अगर आप टेंशन में होगे और इस तरह एनर्जी पहुंचेगी पसंद आएगा सब कुछ वो ये कर पाएंगे, पर आप और ज़्यादा रिलैक्स होते हैं. जैसे आप शुरू हो गया आपने थोड़ा और फील और मीट करके बोला वो और ज़्यादा करेंगे. जैसे का हुआ था जैसे मैं हुआ इनका पहली बार लोग से तो वो रिलैक्स हुआ. तो ऐसा अगर आप समझिए और आप वो कुछ नहीं होता बस इतना ही. ये आप ये प्रैक्टिस करके पता है हम लोग से बनाए शुरू करके प्रैक्टिस करके ऑटोमेटिकली बेटर होता है. आप लोग को कहना तो भाई इतने जो है सारा संदेश हम आपको सुन रहे हैं तो आप 2 मिनट आगे मतलब आप ही सबसे पहले जज आप अपने आप के खुद ही हैं. ऑडियंस तो बाद में ताली बजाती है, आप करके बैठे वही पता चल गया कि क्या हुआ. बाकी सब तो अच्छा दिखाने आप ही अपने आप के. अगर आपने अच्छे से किया होगा ना आपको सब अरे हाँ भाई सही हुआ, आपको ही फील होगा पहले और वो गट इंस्टिंक्ट एकदम सही होगी. आपको सबसे पहले पता चलेगा कि सही है तो वो अपनी सुनते रहो और उसी को इंस्टिंक्ट, जैसे मैं बोलता हूँ कि आपको इंस्टिंक्ट को ही ट्रेन करना पड़ेगा. वो प्रैक्टिस से होता रहेगा. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना वो मसल मेमोरी में आ जाएगा. वैसा है.